Hello everyone, welcome back to Need Learning channel and today we'll discuss about molecular basis of inheritance. This is the sixth chapter of NCERT and जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं तो वो है जेनेटिक कोड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक कोड इज जॉर्ज गैमो। ठीक है, तो जो जेनेटिक कोड के जो फादर हैं उनका नाम क्या है? जॉर्ज गैमो। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जेनेटिक कोड क्या होता है। तो जेनेटिक कोड इज डिफाइन एज अ रिलेशनशिप बिटवीन न्यूक्लियोटाइड टू एन अमीनो एसिड। ठीक है, तो जो अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? वो किसको डिफाइन करता है? जेनेटिक कोड को। ठीक है, तो जो मतलब यही हो गया कि जो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो अमीनो एसिड के साथ जो रिलेशन होता है वही आपका जेनेटिक कोड होता है। ठीक है, अब जो जेनेटिक कोड जो होता है वो कैसे शो ऑफ होता है? तो जो मतलब अगर हम जेनेटिक कोड को देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ठीक है, तो वो ट्रिपलेट कोड में होता है। ठीक है, डबलेट नहीं होता है, सिंगलेट नहीं होता है, ट्रिपलेट में होता है। ठीक है, तो ट्रिपलेट इन नेचर लिखा हुआ है ना, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट इन नेचर। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए AUG एंड GUC। ठीक है, तो ये हो गया कोड, जेनेटिक कोड। अगर किसी को मतलब जेनेटिक कोड को अगर हम शो ऑफ करेंगे तो ये इस टाइप का दिखेगा जो कि ट्रिपलेट फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखिए टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं, मतलब जो अमीनो एसिड होते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड का ही न्यूक्लियोटाइड के साथ रिलेशन को क्या बोलते हैं हम? जेनेटिक कोड। तो अब देखते हैं कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं? 20 अमीनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं? 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें कि 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि 10 होते हैं, और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि वो भी 10 होते हैं। ठीक है, अब देखिए 10 जो होते हैं, ये जो एसेंशियल होते हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हो गया टायरोसिन, अर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, हिस्टिडीन एंड मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफेन एंड वेलिन एंड टीसी। ठीक है, ये हो गया एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, अब देखिए जो अमीनो एसिड है इनको तो हमें ना ही वो सिंगलेट हो सकते हैं, ना ही डबलेट हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? ट्रिपलेट हो सकते हैं। अब देखिए कि सिंगलेट क्यों नहीं हो सकते, डबलेट क्यों नहीं हो सकते, और ट्रिपलेट क्यों होते हैं। ठीक है, टोटल अमीनो एसिड कितने हैं? 20 हैं। ठीक है, तो अब हमें पूरे 20 को कवर करना है जिससे कि वो 20 अमीनो एसिड जो है वो बाहर से कोड हो जाए। ठीक है, अब देखिए अगर हम सिंगलेट ले लेते हैं तो 4 कोडॉन फॉर्म्ड ओनली 4 अमीनो एसिड कोडेड। ठीक है, अगर हम 4 लेते हैं तो 20 में कितने कोड होंगे? केवल 4 होंगे। ठीक है, बाकी 16 तो बच जाएंगे ना। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम डबलेट ले लेते हैं तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। ठीक है, तो 16 4 का स्क्वायर क्या हुआ? 16। ठीक है, तो कोडॉन फॉर्म्ड ओनली 16 अमीनो एसिड कोडेड। ठीक है, तो अब 20 में कितने कोड हो पाए? 16। ठीक है, फिर भी 4 बच गए, अब उन्हें भी कोड करना पड़ेगा, तो इसलिए हम ट्रिपलेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ट्रिपलेट लिया मैंने, तब 4 का क्यूब हुआ तो क्या होगा? 4 का क्यूब क्या होता है? 64। ठीक है, तो 64 कोडॉन फॉर्म्ड ओनली 20 अमीनो एसिड कोडेड। ठीक है, अब पूरे 64 कोडॉन जो है 20 अमीनो एसिड को कोड कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इसलिए ट्रिपलेट का यूज करते हैं, ना कि डबलेट का या फिर सिंगलेट का। ठीक है, तो सिंगलेट का और डबलेट का यूज नहीं करते हैं और ट्रिपलेट का ही यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि 20 अमीनो एसिड उससे कवर हो जाते हैं। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, सबसे पहला पॉइंट दे रखा है स्टॉप कोडॉन इज 3 पार्ट में डिवाइड है, UAA, UAG एंड UGA। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो मतलब जैसे आप एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट देखेंगे तो उसमें आपको ये सारी मिल जाएंगे, जितने भी अमीनो एसिड हैं और उसके साथ जितने भी जेनेटिक कोड है इनके आपको नाम मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस फ्लो चार्ट को देखिएगा तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए स्टॉप कोडॉन क्या होता है। तो स्टॉप कोडॉन जो होता है UAA, UAG एंड UGA होता है। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट कोडॉन क्या होता है। तो स्टार्ट कोडॉन जो होते हैं वो AUG होते हैं। ठीक है, क्या होता है? AUG। AUG कोड फॉर मेथियोनिन फॉर एंड इनिशिएशन कोडॉन। क्या क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले जो होता है अमीनो एसिड AUG जो जेनेटिक कोड होता है उसको कौन कोड करता है? मेथियोनिन अमीनो एसिड। ठीक है, कौन कोड करता है? मेथियोनिन अमीनो एसिड। ठीक है, तो उसके बाद इसका एक और नाम क्या होता है? इनिशिएशन कोडॉन। ठीक है, क्या होता है? इनिशिएशन कोडॉन। मतलब कि अगर कोई जेनेटिक कोड के बारे में पूछे कि इनिशिएशन कोडॉन क्या होता है तो उसे क्या बोलेंगे? AUG होता है। ठीक है,
या फिर अगर अमीनो एसिड के बारे में पूछेगा कि स्टार्ट कोडॉन में क्या कौन सा अमीनो एसिड यूज होता है, तो मेथियोनिन यूज होता है, ठीक है। और उसका एक और नाम क्या होता है, इनिशिएशन कोडॉन, जो कि स्टार्ट करता है, ठीक है, जेनेटिक कोड की प्रोसेस को स्टार्ट करता है, तो वो कौन होता है, AUG होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और स्टॉप कौन करता है, UAA, UAG और UGA, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए, genetic code considered unambiguous and specific one codon codes for only one amino acid, ठीक है। तो जो जेनेटिक कोड को जो कंसीडर करता है, मतलब जितना भी एक अमीनो एसिड है तो वो एक ही जेनेटिक कोड को कोड करेगा, ठीक है। जैसे कि UUA है तो वो कौन सा अमीनो एसिड कोड कर रहा है, ल्यूसीन को, ठीक है। किसको कोड कर रहा है, ल्यूसीन को। उसके बाद GUU है तो वो कौन कोड कर रहा है, वैलिन, ठीक है। कौन कोड कर रहा है, वैलिन, ठीक है। मतलब कहने का यही है कि एक जेनेटिक कोड को एक ही अमीनो एसिड कोड करता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, जेनेटिक कोड डीजनरेटेड अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जेनेटिक कोड मतलब कि कोई एक अमीनो एसिड है जो कि बहुत सारे जेनेटिक कोड को कोड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ल्यूसीन, ठीक है। तो जो ल्यूसीन जो होता है वो CUU, CUG एंड CUA को कोड करता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, खुराना फर्स्ट डिसिफर्ड द ट्रिपलेट कोडॉन सिस्टीन एंड वैलिन, ठीक है। तो जो खुराना साइंटिस्ट जो थे, तो उन्होंने सबसे पहले सिस्टीन एंड वैलिन को डिस्कवर किया था, ठीक है। किसको डिस्कवर किया था, सिस्टीन एंड वैलिन को ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में डिस्कवर किया था। याद रखिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बोल सकते हैं, CV, ठीक है। CV से याद रख सकते हैं। CV मतलब वही जो CV मतलब ये है, C से सिस्टीन एंड V से वैलिन, ठीक है। तो CV फॉर्म में आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इंसर्शन डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसिस इंसर्ट और डिलीट वन और मल्टीपल कोडॉन, ठीक है। तो कुछ मतलब इंसर्शन कोडॉन भी होता है और डिलीशन कोडॉन भी होते हैं, पर जो भी होगा इंसर्शन होगा या डिलीशन होगा वो भी कितने होंगे, 3 होंगे, मतलब ट्रिपलेट ही होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ देखिए आपको हेडिंग दे रखी है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब देखिए जो जीन जो होता है उससे आपका जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोड से अमीनो एसिड, मतलब जेनेटिक कोड जो होता है वो अमीनो एसिड को कैसे कंट्रोल करता है, वो यहाँ आपको डायरेक्शन के फॉर्म में दे रखा है। जैसे कि सबसे पहले आपका जो होता है जीन बनता है, ठीक है। तो जीन कहाँ पर होता है, मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था, ये जो क्रोमोसोम होता है उन्हीं क्रोमोसोम में आपका जीन जो होता है फिक्स होता है, ठीक है। तो जो जीन होता है उससे आपका क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है। क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड। देन पॉलीपेप्टाइड से आपका क्या बनता है, अमीनो एसिड, ठीक है। क्या बनता है, अमीनो एसिड। देन आपके अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन या फिर एंजाइम, ठीक है। क्या बनता है, प्रोटीन या फिर एंजाइम, जो कि आपके जो बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उन्हें कंट्रोल करता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन कंट्रोल करता है, प्रोटीन या एंजाइम, जो कि किससे बन रहा है, अमीनो एसिड से, ठीक है। किससे बन रहा है, अमीनो एसिड से। इतना क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट हेडिंग है द लैक ऑपरेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो लैक ऑपरेंट है, ठीक है। अब देखिए लैक ऑपरेंट क्या होता है, तो इट वॉज गिवन बाय जैकब एंड मोनेट, ठीक है। तो जो लैक ऑपरेंट है वो किसने दिया था, जैकब एंड मोनेट ने, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट है। देन आपका दिया है, इन लैक ऑपरेंट रिफर्स टू लैक्टोज एंड देयर फंक्शन रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन, ठीक है। तो ये जो लैक ऑपरेंट है उसको जो होता है वो लैक्टोज की प्रेजेंस में होता है, मतलब लैक्टोज अगर होगा तो ये फंक्शन करेगा, वरना अगर लैक्टोज एब्सेंस है तो ये फंक्शन इसका जो होगा वो रुक जाएगा, ठीक है। वो रेगुलेशन नहीं कर पाएगा। देन देखिए उसके बाद देखिए जो मतलब जो भी इसका फंक्शन होता है वो रेगुलेटरी जीन पे होता है। किस पे होता है, रेगुलेटरी जीन पे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ऑपरेंट कंसिस्ट ऑफ पी प्रमोटर, जिसमें क्या होता है, पी प्रमोटर जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि रेगुलेटरी जीन हो गया, देन स्ट्रक्चरल जीन, देन आई जीन, रिप्रेसर जिसे बोलते हैं, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में। कौन कौन सा, रेगुलेटरी जीन, स्ट्रक्चरल जीन,
एंड आईजीन या फिर इसे रिप्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन में क्या होता है, जेड वाई ए, क्या क्या होता है, जेड वाई और ए, ठीक है। अब पहले ये देख लीजिए कि अगर लैक्टोज प्रेजेंस होगा तो ही फंक्शन होगा, और लैक्टोज अगर नहीं प्रेजेंस होगा तो फिर फंक्शन जो होगा नहीं हो पाएगा। अब देखिए जो लैक्टोज होता है, जैसे कि जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया को अगर हम लैक्टोज देंगे तो वो वर्क करेगा, क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो हमारी बॉडी में यूज वाला बैक्टीरिया होता है, ठीक है। यूज का वर्क यूजेस होता है, ठीक है, यूजफुल होता है। देन अगर ई कोलाई बैक्टीरिया में अगर लैक्टोज नहीं मिल पाएगा तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो होगा वो डेड हो जाएगा, और उसके बाद हमारी बॉडी का फंक्शन भी स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। देन देखिए अब इसके कुछ कंडीशन होते हैं, टू टाइप से होता है, स्विच ऑन कंडीशन एंड स्विच ऑफ कंडीशन। स्विच ऑन कंडीशन में लैक्टोज प्रेजेंस होगा, एंड स्विच ऑफ कंडीशन में लैक्टोज एब्सेंस होगा, जिसके कारण इकोलाई जो होगा उसको प्योरली लैक्टोज जो होगा न्यूट्रिशन, जो उसका न्यूट्रिशन है वो उसे नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण इकोलाई जो होता है डेथ हो जाते हैं उसके, ठीक है। उसके बाद देखिए स्विच ऑन कंडीशन पहले देख लेते हैं कि स्विच ऑन कंडीशन जो होती है वो सबसे पहले देखिए ऐसा कुछ चार्ट होता है जिसमें कि पी जो होता है वो मैंने बता दिया प्रमोटर ही होता है, पी जो होता है वो प्रमोटर ही होता है। देन देखिए आई जो होता है, यहाँ से आपका रिप्रेशर जीन जो बनता है, रिप्रेशर होता है, रिप्रेशर जीन बनता है जिसमें कि एमआरएनए प्रेजेंट होता है। कौन सा आरएनए प्रेजेंट होता है, एमआरएनए, एम मीन्स मैसेंजर आरएनए, ठीक है। जो कि फिर उसके बाद देखिए जो एमआरएनए जो होता है वो रिप्रेशर जीन को इनएक्टिव कर देता है। किसको इनएक्टिव कर देता है, रिप्रेशर जीन को इनएक्टिव कर देता है। देखिए जब ये यहाँ पे फॉर्म हो जाता है रिप्रेशर एमआरएनए, देन आपका इंड्यूसर आकर इसे क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है या फिर स्टॉप कर देता है, रोक देता है, ठीक है। कौन, इंड्यूसर जो होता है वो रिप्रेशर को इनएक्टिव कर देता है, मतलब इनएक्टिव मतलब रिप्रेशर जो होता है वो चल रहा होता है आगे, बन रहा होता है आगे, ठीक है। लेकिन जो इंड्यूसर होता है वो आके इसे क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। फिर उसके बाद ये जो रिप्रेशर होता है वो वर्क नहीं कर पाता। मतलब देखिए एक एग्जांपल समझिए, जैसे कि आप जा रहे हैं कहीं, मतलब रनिंग हो रही है जिसमें कि किसी मोटे आदमी ने आके आपको पकड़ लिया, आप बहुत ही पतले हैं, ठीक है। अगर उसे आप बड़े मोटे आदमी ने आपको पकड़ लिया तो आप क्या भाग पाएंगे, नहीं भाग पाएंगे। तो उसी तरीके से जैसे कि ये रिप्रेशर है तो रिप्रेशर को इंड्यूसर आकर पकड़ लेता है, ठीक है, जिसके कारण रिप्रेशर जो होता है वो आगे वर्क नहीं कर पाता है। तो इस रिप्रेशर का वर्क क्या था, रिप्रेशर जो वर्क करता है कि जो ये ऑपरेटर है इसको जेड और वाई और ए को कंट्रोल करने का वर्क करता है। किसको, कंट्रोल करने का वर्क करता है। लेकिन जब ये रिप्रेशर जो होगा इनएक्टिव होगा तो फिर ये क्या फंक्शन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जेड भी नहीं कर पाएगा, जेड भी कर पाएगा, वाई भी कर पाएगा और ए भी कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जब इसको यहाँ पे इनएक्टिव कर देता है तो फिर ये यहाँ पर इनको कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके कारण ये जेड जो होते हैं, वाई जो होते हैं और ए जो होते हैं ये अच्छे से वर्क कर पाते हैं। जैसे कि जेड जो होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, और वाई जो होता है वो परमीएज एंजाइम बनाता है, और ए जो होता है वो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनाता है, ठीक है। अब इनका वर्क देखिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का वर्क क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है वो लैक्टोज सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है, लैक्टोज बनाता है, ठीक है। अब लैक्टोज जो होता है वो किस में डिवाइड होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। ये रिएक्शन तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। तो लैक्टोज जो होता है वो किस में डिवाइड होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ठीक है। तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो क्या बनाता है, लैक्टोज बनाता है। उसके बाद देखिए वाई जो होता है वो परमेज एंजाइम बनाता है। तो परमेज एंजाइम का वर्क क्या हो गया, फॉर्म परमिएबल लेयर इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो परमिएबल लेयर बना रहता है बैक्टीरिया के चारों तरफ, परमिएबल लेयर मतलब परमिएबल लेयर क्या होती है, जैसे कि कोई भी वाटर हो या लिक्विड हो वो कि ट्रांसफर हो सके, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर हो सके, इसे ही तो बोलते हैं ना परमिएबल। तो परमिएबल बनाता है कौन, परमिएज एंजाइम। परमिएज एंजाइम जो होता है वो लेयर को क्या बनाता है, बैक्टीरिया की परमिएबल बनाता है, जिससे कि सो इजली एंटर लैक्टोज इन बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल में अच्छे से लैक्टोज जो होगा एंटर हो सकता है अच्छे से, ठीक है। क्यों, क्योंकि परमिएबल है ना, इसलिए लैक्टोज जो होगा वो बैक्टीरियल सेल में एंटर कर जाता है इजली।
जिससे क्या कारण उसे अच्छे से न्यूट्रिशन मिल पाता है। उसके बाद देखिए जो ट्रांस एसिटाइलेज होता है उसका वर्क क्या होता है, रिमूव टॉक्सिसिटी। जो बैक्टीरिया में टॉक्सिक कोई मतलब जो बाहर से टॉक्सिसिटी उसकी बॉडी में आ जाते हैं तो उसको रिमूव करने का वर्क करता है कौन, ट्रांस एसिटाइलेज, जिसको कोड करता है ए जीन। कौन करता है कोड, ए जीन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अगर रिप्रेसिव इनएक्टिव हो जाता है तो ये इनको स्टॉप नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये लोग अच्छे से वर्क कर पाते हैं। मतलब जेड जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना पाता है, और वाई जो है वो परमेज एंजाइम बना पाता है, और ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बना पाता है। ठीक है, ये हो गई स्विच ऑन कंडीशन, जिसमें कि प्योरली लैक्टोज फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें कि बैक्टीरिया आपका अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। अब देखिए स्विच ऑफ कंडीशन देख लेते हैं। तो देखिए स्विच ऑफ कंडीशन में जब यहाँ पर रिप्रेशर फॉर्म हो जाता है mRNA से, तो यहाँ पर इंड्यूसर जो होता है वो नहीं आता है, जिसके कारण रिप्रेशर और बाइंडेड ऑफ ऑपरेटर जीन। जो रिप्रेशर जो होता है वो ऑपरेटर जीन को बाइंड कर लेता है। किसको, ऑपरेटर जीन को बाइंड कर लेता है। यहाँ पर रिप्रेशर पहले ही इनएक्टिव हो गया था तो वो ऑपरेटर जीन को क्या बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये हो गई थी स्विच ऑन कंडीशन। बट यहाँ पर जो होता है रिप्रेशर जो होता है वो बाइंड कर लेता है किसको, ऑपरेटर जीन को। देन ऑपरेटर जीन जो होते हैं वो जेड, वाई और ए को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मतलब कंट्रोल कर नहीं कर पाते, जिसके कारण देखिए लिखा है तो जेड और वाई ए जो होते हैं वो एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। जैसे कि यहाँ लिखा है ऑपरेटर जीन नॉट कंट्रोल ऑफ दिस एंजाइम। ठीक है, तो ये सारे ये जो एंजाइम बनाते थे वो नहीं बना पाते हैं। उसके बाद देखिए सो बैक्टीरिया डेथ, क्योंकि लैक्टोज का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे, परमिएज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये जो जेड, वाई, ए हैं ये वर्क नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑपरेटर बाइंड हो चुका है रिप्रेशर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए जिसके कारण बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, बिकॉज नो लैक्टोज, सो बैक्टीरिया डेथ, मतलब लैक्टोज का फॉर्मेशन नहीं हुआ जिसके कारण बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इतना क्लियर हुआ। स्विच ऑन कंडीशन स्विच ऑफ कंडीशन में डिफरेंस समझ में आया। अगर लैक्टोज की प्रेजेंस होगी तो स्विच ऑन कंडीशन होगा, अगर लैक्टोज की एब्सेंस होगी तो वो स्विच ऑफ कंडीशन होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि आपका लास्ट है। लास्ट के बाद क्या है यही बोल सकते हैं। इसके बाद आपका क्या है, DNA फिंगरप्रिंटिंग है, देन आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो न्यू टॉपिक है HGP। तो HGP जो होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मतलब ये जो है पर्टिकुलर DNA के बारे में ये एक्सप्लेन किया गया हुआ है इसमें। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसे क्या बोलता है, मेगा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेगा प्रोजेक्ट। सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि HGP वॉज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, कौन सा है, मेगा प्रोजेक्ट, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके बाद देखिए HGP स्टार्ट इन 1990, कब स्टार्ट हुआ था, 1990 में। देन एंड एंडेड इन 2003 में, कब एंड हुआ था, 2003 में। तो टोटली हम ये बोल सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितने साल चला, 13 ईयर। कितने साल, 13 ईयर। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था, 1990 में, और स्टॉप कब हुआ था, 2003 में। ठीक है, फिर देखिए कोऑर्डिनेटेड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो ये सबसे मतलब जो ये प्रोजेक्ट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, US डिपार्टमेंट में। कहाँ पर, US डिपार्टमेंट में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, प्रोजेक्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको हेडिंग दे रखी है HGP इन कंसीडर मेगा प्रोजेक्ट, मतलब HGP जो है मेगा प्रोजेक्ट में क्यों कंसीडर हुआ। तो देखिए ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रोक्स 3 × 10⁹ बेस पेयर। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या मतलब टोटली 3 × 10⁹ बेस पेयर का यूज हुआ था। एंड इट द कॉस्ट ऑफ सिक्वेंसिंग रिक्वायर्ड इज अस एंड $3 पर बेस पेयर। मतलब टोटली कितने डॉलर, मतलब बहुत ही मतलब सबसे ज्यादा कॉस्ट की यूज हुई थी, कितना, $3 की। कितना, $3 का यूज हुआ था, एक बेस पेयर बनाने में $3 का यूज हुआ था। ठीक है, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रॉक्स $9 बिलियन। मतलब टोटली अगर हम बताया जाए कि अगर इसकी कॉस्ट में कितना कॉस्ट यूज हुई थी, तो टोटली आपका $9 बिलियन का यूज हुआ था इस मेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देन देखिए
नेक्स्ट देखते हैं कि गोल ऑफ HGP, मतलब HGP जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसका गोल क्या है, इसका टारगेट क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्स 20 to 25,000 जीन इन ह्यूमन DNA। तो ह्यूमन DNA जो है उसमें कितने जीन की यूज में, तो मतलब किसको किसको आइडेंटिफाई कर दिया गया है, तो 20 से लेकर 25,000 जीन को जो है आइडेंटिफाई कर दिया गया है इसमें ह्यूमन DNA में। ठीक है, उसके बाद देखिए, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेक अप ह्यूमन DNA। ठीक है, तो मतलब जो DNA है वो उसमें केमिकली कितने बेस पेयर हैं, वो कितने हैं, 3 बिलियन है। कितने हैं, 3 बिलियन है। 3 बिलियन जो बेस पेयर है वो ह्यूमन DNA में बनाने में यूज हुए हैं। ठीक है, कितने बेस पेयर, 3 बिलियन है। नेक्स्ट देखिए, स्टोरेज दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। इसको जो मतलब जो भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो डेटा है वो डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर किया गया हुआ है, किसमें, एज अ कंप्यूटर टाइप्स में। ठीक है, तो डेटा के फॉर्म में इस पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया गया था। देन देखिए फोर्थ पॉइंट, इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। तो जो टूल्स का यूज हुआ था वो डेटा एनालिसिस के लिए था, मतलब किसी पूरी डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो कुछ टूल का यूज हुआ था जो कि फिर टूल का यूज हुआ था। देन देखिए फिफ्थ पॉइंट, एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। तो जो जहाँ पर हुआ था उस पूरे प्रोजेक्ट को क्या बोला गया था, एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। क्या बोलता है, एलिजा भी बोलते हैं। ठीक है, एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज। ठीक है, ELSI। जहाँ पर ये सारा जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जहाँ पर ये हो रहा था उसका पूरे का उस पूरी कंपनी का क्या नाम था, एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए हेडिंग है मेथडोलॉजीज। क्या है, मेथडोलॉजीज, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है। क्या क्या, EST एंड सीक्वेंस एनोटेशन। तो EST क्या होता है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। क्या होता है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, हेल्पफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द जीन दैट एक्सप्रेस एज RNA। तो ये जो है EST जो है, जिसका फुल फॉर्म है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, जो कि आइडेंटिफाई किसके लिए यूजफुल है, जीन में आइडेंटिफिकेशन किसका करता है, RNA का। किसका करता है, RNA का, जो कि RNA को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, फिर देखिए सीक्वेंस एनोटेशन क्या होता है, तो सीक्वेंशियल द होल सेटअप जीनोम दैट कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। मतलब जितना भी कोडिंग हो रही है DNA में या नॉन कोडिंग हो रही है, तो इसको भी सीक्वेंस, मतलब जीनोम को सीक्वेंस कैसे करना है, कोडिंग में रखना है या नॉन कोडिंग में रखना है, तो ये सारा कौन करता है, सीक्वेंस एनोटेशन। कौन करता है, सीक्वेंस एनोटेशन। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो DNA में कोडिंग और नॉन कोडिंग होती है जीन की, तो वो कौन करता है, तो सीक्वेंस एनोटेशन करता है। ठीक है, फिर देखिए इसमें भी एग्जांपल दे रखा है कौन कौन से होते हैं सीक्वेंस एनोटेशन, BAC एंड YAC। BAC का फुल फॉर्म क्या है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एंड YAC का क्या है फुल फॉर्म, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये कुछ 2 टाइप के सीक्वेंस एनोटेशन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका देख रहा है फ्यूचर ऑफ HGP, मतलब फ्यूचर में इसका क्या यूज है, HGP का, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। तो देखिए द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस बट साइज वेरी ग्रेटली। ठीक है, तो इसमें कितने मतलब एवरेज अगर निकाला जाए जीन का, तो वो उसमें कितने बेसिस का यूज हुआ था, 3000 बेसिस का। बट इसका जो साइज है वो बहुत ही लार्ज था। ठीक है, वेरी ग्रेटली। देन देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द लार्जेस्ट ह्यूमन जीन इज इक्वल टू डिस्ट्रोफिनेट 2.4 मिलियन बेसिस। सबसे ज्यादा ह्यूमन जीन में जो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन जो था वो कितना था, 2.4 मिलियन बेसिस से बना हुआ था। कितने से बना हुआ था, 2.4 मिलियन बेसिस से बना हुआ था। ठीक है, ह्यूमन जीन। देन देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। तो सबसे मतलब 2% से कम जो थे जीनोम, उनको कोड कौन करता है, प्रोटीन। ठीक है, कौन कोड करता है, प्रोटीन। किसको, लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन 2968 एंड Y हैज फेवर्स 231।
तो जो क्रोमोसोम फर्स्ट होता है 1 जो होता है क्रोमोसोम उसके जीन कितने होते हैं 2968 होते हैं, जबकि वाई जीन जो होता है उसमें कितने क्रोमोसोम होता है 231। कितना होता है 231। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, ये दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट देखिए, स्टडी ऑफ फिंगर पाम ऑफ एंड सोल दिस कॉल्ड इज अ डर्मेटोग्लिफिक्स। मतलब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, जैसे कि अगर हम किसी भी मतलब हैंड में पाम एंड सोल एंड फिंगर इन सब की स्टडी को क्या बोलते हैं डर्मेटोग्लिफिक्स। ठीक है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज सर एलेक्स जेफरे। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो फादर है उन्हें क्या बोलते हैं सर एलेक्स जेफरे। ठीक है, उसके बाद देखिए, इंडियन एक्सपर्ट इन फिंगरप्रिंटिंग इज डॉक्टर लालजी सिंह एंड डॉक्टर वी के कश्यप। ठीक है, तो जो इंडियन फादर है, इंडियन एक्सपर्ट फिंगरप्रिंटिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, तो वो कौन है डॉक्टर लालजी सिंह एंड डॉक्टर वी के कश्यप। देन नेक्स्ट देखिए, द इंडिया ऑफ साइंस ऑफ फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय चांस ड्यूरिंग अ मर्डर इन्वेस्टिगेशन जलपाईगुड़ी। ठीक है, तो जो इंडिया में फिंगरप्रिंटिंग क्यों यूज है, मतलब इसमें ये होता है कि जैसे कि कोई भी मर्डरर है, इसका पता लगाने में आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज होता है। ठीक है, या फिर किसी भी फैमिलीज के आइडेंटिफिकेशन करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका डिस्कवर हुआ था और इसका यूजेस अभी तक हो रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ तक आपका ये हो गया, ये चैप्टर खत्म। ठीक है, तो इसको देखने के बाद आप थोड़ा सा एनसीईआरटी भी पढ़िएगा, तो इसके कारण आपका पूरा फ्लो चार्ट देख लीजिएगा, जिसके कारण आपका जेनेटिक कोड क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, तो ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है वो है इवोल्यूशन, तो वो आपका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।